बोल रहे आज हम हमारे पास है यूनिट नंबर 3 का फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 का एक अगली हेडिंग है जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। कुंडली तो मैंने कल बताया था, कुंडली क्या होती है बताया था ना। कुंडली, लूप, कॉइल एक ही बात है। कोई तार है, मतलब तार का अगर हम वृत्त को रूप में मोड़ दें, चाहे उसके अधिक पेड़ों के रूप में मोड़ दें, लपेट दें, तो उसको वो कुंडली बन जाते हैं, कॉइल बन जाते हैं। ठीक, अब वो वृत्ताकार कॉइल है इस तरीके से वृत्ताकार कॉइल है। तो हमने इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के बताया था कि केंद्र पर कितना होगा। ठीक, डेरिवेशन तैयार करते हैं। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ केंद्र से कोई अक्ष है बाहर की तरफ, ये एक्सिस, इस तरीके से एक्सिस है, इसको अक्ष कहेंगे या एक्सिस कहेंगे, बोलो। और इस एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर हमको अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसका मान क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, समझ में आई? वही बात ये कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, वो अक्ष हो सकता है केंद्र से x दूरी पर स्थित हो, है ना, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। बात समझ में आई? अक्ष का मतलब केंद्र से बाहर की तरफ खींची गई रेखा। अगर वृत्त इस तरीके से है तो अगर ये वृत्त ऐसे घूम जाए, इधर की तरफ मुंह कर ले अपना ये वाला, तो हमको ऐसा दिखेगा, सॉरी आयताकार। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दे, इस तरीके से कर दे, इस पृष्ठ को हम इधर घुमा दे, बोलो, तब क्या है? आपको हमको बिल्कुल ऐसे दिख रही है? नहीं ना, अब हमको ऐसे दिख रही। हो सकता है हमको थोड़ा सा हिस्सा इधर का दिखे। ऐसे ही इस वृत्त को भी हमने क्या कर दिया है, वृत्त को हमने थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि हमको अक्ष दिखाई पड़े। हमारा काम किसके साथ है? अक्ष के साथ है ना। और अक्ष अगर हम ऐसे वृत्त बनाएंगे तो अक्ष तो बाहर की तरफ हो जाएगा, तो वो तो अक्ष हमको दिखेगा नहीं। क्यों? इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोड़ दिया था कि हमको अक्ष से दिखाई पड़े। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बात समझ में आई? तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है या कॉइल है और उसमें धारा बह रही है। धारावाही है ना, ये धारावाही देखो लिखा है, और इसमें धारा बह रही है। देखो मैंने वृत्ताकार कुंडली लिख दिया है, ये है धारा की दिशा, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है। अब कितनी धारा बह रही? मान लो आई धारा बह रही है यहाँ बाहर, तो आई धारा, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, कैपिटल आर। ठीक, अब हमको एक अक्ष रेखा बनानी पड़ेगी, तो हम बना देते हैं अक्ष रेखा। ये अक्ष रेखा है, इसको एक्सिस कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सिस कहेंगे, बोलो। देखो लिखा हुआ है एक्सिस, AXI, एक्सिस, एक्सिस बैंक वाला एक्सिस, तो एक्सिस, और हिंदी में अक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? अब इस अक्ष के ऊपर हमको कोई बिंदु लेना है, कोई यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया मैंने। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है इस P पर। एक यहाँ पे भी तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, केंद्र पर होगा, इसके अंदर भी होगा, लेकिन एक समान होगा, इसके आसपास भी होगा। तो अक्ष पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्वेश्चन समझ में आया? हम क्या करने जा रहे हैं, पर्पज हमारा समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये वाली जो दूरी है, केंद्र को हम O कर देंगे, इसका नाम है O। केंद्र से और इस बिंदु के बीच की दूरी को हम ले लेंगे x मान लेंगे, x दूरी पर। ठीक, बोलो। और यहाँ ये वाला सिरा है, ये वाला, ये दोनों जो सिरे, इन दोनों सिरों को भी हम P से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे P। ये हमने क्या किया है, जो वृत्त के ऊपर वाले सिरे हैं, ऊपरी सिरों को हमने मिला दिया है P से। एंगल बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो हम मान लेते हैं ऊपरी वाले सिरे से इस अक्ष के बीच का कोण कितना है? थीटा है। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी है स्मॉल आर। सही से लिख दें, स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल आर। तो क्या ये दूरी स्मॉल आर नहीं होगी? ये भी स्मॉल आर होगी, है ना, ये वाली भी स्मॉल आर होगी, यहाँ से यहाँ तक, बोलो। ठीक, क्या होगा ये वाला? चलो वो एक ही लिख लेते हैं। सारी बातें क्लियर हो रही है, बोलो। अल्पांश लेंगे ऊपरी वाले सिरे में, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, अल्पांश का लंबाई होगी dl। ए बिंदु है और इसका नाम है A डैश,
इस वाले सिरे का नाम है ए डैश, इस पॉइंट का नाम है ए डैश, इस वाले पॉइंट का नाम है ए, ये खाली ए। इस अल्पांश की लंबाई है डीएल और अल्पांश का नाम है ए। इस अल्पांश की लंबाई पे डीएल ही है, लेकिन इसका नाम है ए डैश। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा है आई। चित्र को अगर अच्छे से प्रेजेंट कर लेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये एक्स जो है ये पी बिंदु इसके केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित है, ये दूरियां आर है, ये एंगल थीटा बन गया है ना, आर दूरी और एक्स के बीच की दूरी थीटा कोण है ये। ठीक, इसमें धारा किस दिशा में बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बह रही धारा है ना, एंटी क्लॉकवाइज है धारा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बिंदु है और एक अल्पांश है, अल्पांश में धारा बह रही है, बोलो, और आर दूरी भी है, बोलो। तो हम यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं कि नहीं? अगर यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले तो पी पर बायो सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि सूक्ष्म खंड, कुंडली के सूक्ष्म खंड, कुंडली के, बहुत ध्यान से समझना, सूक्ष्म खंड, क्या नाम है सूक्ष्म खंड का? सूक्ष्म खंड डीएल लंबाई का है। कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये नियम आएगा बायो सेवर्ट का, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक, तो पहले सूत्र लिख लो, ये तो मान बहुत कम होगा ना, डीबी होगा, तो डीबी बराबर होता है, जो कि बताओ, म्यू नॉट म्यू 0/4 फिर आई फिर डीएल फिर साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। याद रखो ये सब चीजें, बिल्कुल रख डालो, थीटा का मान हमको रखना पड़ेगा। आई और डीएल, आई मतलब जो बहने वाली धारा है, इस तरह बह रही धारा, और डीएल यानी कि जो डीएल है ये है ना, ये अल्पांश है। आई और आई डीएल का मतलब हो गया, ये आई डीएल इधर की तरफ जो धारा है वो उसका सदिश है टोटल, इनका गुणनफल हो जाएगा तो सदिश हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। आई डीएल और ये जो आर है, इनके बीच का एंगल कितना है? अगर यहाँ पे हम एंगल देखें तो कितना आएगा? ये एंगल 90 डिग्री आएगा, ये एंगल 90 डिग्री आएगा, बात समझो ध्यान से। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा आइडियल, समझ रहे? क्योंकि ये जो वृत्त है ना, वृत्त में इस तरीके से भुजा है, ये वाली ऐसे भुजा तो है, मान लिया इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो और लंबाई तुमने ली है, लंबाई की भी दिशा वही उधर ही धारा की दिशा में है, तो वो आईडीएल सदिश बन जाएगा। तो वो आईडीएल सदिश और इधर की तरफ जाने वाली रेखा, इनके बीच का कोण कितना होगा? ऐसे इधर की तरफ देखो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 2t आई डीएल तथा, आई डीएल एक सदिश है, तथा और ये आर दूरी आर कह लो, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ये थीटा इसमें जब रखोगे, इसलिए डीबी बराबर हो जाएगा, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, साइन थीटा हटाया दे रहे हैं, आई डीएल साइन थीटा हट जाएगा, आई डीएल आर स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा का मान या थीटा बराबर 90 हो गया, क्योंकि थीटा बराबर 90 हो गया, और साइन थीटा यानी साइन 90 और साइन 90 का मान 1, और जब यहाँ 1 रखोगे तो साइन थीटा हट नहीं जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी आगे। एक बात और सुनो, अब जैसे मैंने यहाँ पर डीएल अल्पांश लिया है ऊपर सिरे में, ऐसे ही एक अल्पांश और ले लेंगे नीचे की तरफ, बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ यहाँ ले लेंगे अल्पांश। दिशा क्या होगी? पी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिशा क्या होगी? मान तो निकल गया ना, पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डीएल के कारण ये आएगा। बोलो नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम ये कहता है कि हमारा अगर अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां इस तरह से मोड़ दें हम किसी चालक तार के चारों तरफ, और चालक तार में धारा की दिशा में अंगूठा रखें, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यही तो है नियम, इस तरीके से है नियम, चित्र बनवाए हैं, बोलो इस तरीके से। तो अगर हम इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, धारा की दिशा में रखो, धारा की दिशा किधर है? इस तरफ है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से
धारा की दिशा अगर रखोगे तो ये देखो उंगली हमारी कहाँ जा रही है। धारा की दिशा का मतलब है कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, ऐसे तो रखी है, और इसमें धारा बह रही है इस दिशा में, बाहर की तरफ बह रही है। बोलो, ऐसे बह रही धारा, इधर की तरफ बह रही है, तो हमको अंगूठा रखना पड़ेगा बाहर की तरफ, ऐसे तो रखना पड़ेगा। तो हमारी उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हैं इस तरीके से, ऐसे जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है। बोलो, उंगलियां हमारी किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ। बोलो, 1 मिनट। हाँ, हम क्या बता रहे थे? ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर की तरफ जा रही है, ये है दिशा इधर की तरफ, ये होगी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ आएगा उसकी दिशा ये होगी। चलो दूसरा नियम लगा के देख लो, अगर तुम्हारा पहला नियम नहीं समझ में, दूसरा नियम लगा के देख लो। दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये हमारे हाथ में पेच को कसने के लिए पेचकस है, इसको हम धारा की दिशा में रखेंगे। ठीक, तो रख दिया धारा की दिशा में। देखो धारा की दिशा में बाहर की तरफ, हम धारा की दिशा को बाहर क्यों ले रहे हैं? हमने बताया ना कि अगर कुंडली को ऐसे रखोगे तो धारा तो ऐसे बह रही होगी ना, ऐसे रखोगे तो ऐसे बह रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ऐसे करोगे तो धारा इस सीधे में तो बाहर की तरफ निकल रही होगी ना, तो अल्पांश तो ऊपर लिए हो तो बाहर की तरफ धारा निकल रही होगी। इसका मतलब जो पेंच की नोक है उसको हम ऐसे रखेंगे और फिर इसको घुमाएंगे कैसे? ऐसे ऊपर, ऐसे तो घुमाएंगे, ऐसे घुमाते क्लॉकवाइज कसने के लिए। तो क्लॉकवाइज कसने के लिए हम ऐसे घुमाते हैं तो अंगूठा हमारा देखो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट पर हम देखें तो ऊपर जा रहा है। तो ये होगी धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब क्लियर हुआ कि समझ में आई है? अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो हमारा अंगूठा देखो किधर घूम रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में, देखो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा ऊपर, घूम के जाएगा तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डीबी की दिशा है। ये जो डीबी मैंने लिखा है इसकी दिशा, ये डीबी की दिशा है। ठीक, ये डीबी की दिशा है। थोड़ा सा ये ऊपर भी है, उधर की तरफ भी गया, ऐसे तिरछा है इसकी दिशा। ठीक, अब क्या करें? अब इसी तरीके से अल्पांश इसी प्रकार दिशा जरूर यहाँ पे दिखाना, गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार अल्पांश, हाँ अल्पांश ये वाला डी एल को डैश कर दें क्या? अल्पांश डी, एक काम करो, इसी प्रकार नीचे वाला, नीचे की तरफ के अल्पांश डीएल के कारण पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सेम यही मान आएगा, सब कुछ यही आएगा कि आर भी यहाँ पे आ तो यहाँ भी आ, है ना? यहाँ पे 90 डिग्री, कहाँ पे? यहाँ पे दिशा लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसे तुमको दिशा खाली बना देना, इस तरफ ऐसे बना देना। ठीक, तो वही मान आएगा डीबी बराबर, बताओ सेम यही मान आएगा, डीबी डैश कर दो इसको, यहाँ पे डीबी है तो इसको डीबी डैश कर दो ताकि दिशा में भी उसको हम दिखा पाए। डीबी डैश बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और धारा तो उतनी बहेगी ना, अल्पांश भी डीएल ही लिए हो, है ना, और बटे आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से ये मान आ जाएगा। इसको कर दो समीकरण, इसको समीकरण क्या करो, चलो समीकरण दो, समीकरण नंबर 2 कर दिया मैंने। कहाँ पे? ये जब बिल्कुल इसी तरीके से समीकरण 1 की तरह लिखना है तो यही लिखेंगे ना। ये नहीं समझ में आया 90 डिग्री का, जैसे ये मान लो वृत्त है तो ये आयत, लेकिन अगर हम इसको वृत्त मान लें तो इसमें धारा अगर बह रही होगी तो इस दिशा में तो बह रही होगी, इसी दिशा में तो धारा बह रही होगी, ऐसे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में। बोलो, और अब यहां से ये दूरी ले लिए हो, यही तो दूरी लिए हो, यहाँ पर एक बिंदु है P, और ये है अक्ष, ये है अक्ष, और अक्ष के पॉइंट, अक्ष के ऊपर एक बिंदु स्थित है P, तो ये दूरी ले लियो, तो ये दूरी और ये वाली जो लंबाई है जो डीएल तुम लिया हो उसके बीच का एंगल ये वाली 90 डिग्री नहीं होगा, रहेगी। बोलो,
ये वृत्त है और इस वृत्त के ये वाला अक्ष है, यहाँ पे अक्ष है ऐसे। तो यहाँ से अगर हम लाइन यहाँ पे रखें, ये वाली लाइन खींचे, तो इधर की तरफ की जो दिशा है और इधर की तरफ जो दिशा है इसके ऊपर आने वाली, उनके बीच का कोण हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है आइडियल सदिश, सदिश आइडियल लिखा है, यहाँ आर के बीच का कोण लिख दिया है मैंने ताकि कंफ्यूजन हो। अब इसके लिए दिशा बताओ, यहाँ के लिए दिशा बताओ, इस डीएल के लिए दिशा बताओ, कितनी दिशा होगी, मतलब तो कौन सी दिशा होगी? नहीं, दिशा इस पॉइंट पे दिशा क्या होगी, मान तो समझ में आ जाए कितना होगा, दिशा इस पॉइंट पे कितनी होगी? चेक कर लिया जाए। धारा की दिशा है उस तरफ है, अब कसेंगे हम ऐसे, अंगूठा मर जाएगा नीचे की तरफ। देखो धारा की दिशा तो उस तरफ है ना, तो हम कसेंगे ऐसे, ऐसे तो करते हैं क्लॉकवाइज, जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा अंगूठा जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे। ये डी बी डैश की दिशा है, आई बात समझ में? अब ये जो दिशाएं हैं, ये दोनों दिशाएं, ये दोनों दिशाएं दो घटक बना रही हैं, क्योंकि दिशा इस तरफ है ना, इस तरफ होने का मतलब है कि ये डीबी का जो मान है वो ऊपर की डायरेक्शन में भी है, इधर की डायरेक्शन में, तो दो घटक इसमें बन जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से दो घटक बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा जिसको कहेंगे ऊर्ध्व घटक, और एक बनेगा क्षैतिज घटक। ये दो घटक बनेंगे, इस डीबी को अगर हम तोड़े तो ये दो भागों में टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। एक ये बन जाएगा ऊर्ध्व घटक और ये क्षैतिज घटक। क्या आता है ये cos थीटा का, तो ये बनेगा डीबी cos थीटा। क्या बन जाएगा ये? डीबी cos थीटा। बोलो, और जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये थीटा के बराबर होगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, हाँ ये भी थीटा होगा, और ये डीबी cos थीटा घटक है। और जो इसमें क्षैतिज घटक होता है उसको कहे लिखते हैं डीबी साइन थीटा के बराबर होता है। आई बात समझ में? क्षैतिज में साइन थीटा जोड़ देते हैं डीबी के साथ, ऊर्ध्व में cos थीटा जोड़ देते हैं। कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण में अच्छे से समझाया गया वहां पे। ठीक, और जैसे डीबी डैश है ये भी दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? इधर जा रहा है, इसका मतलब उधर की तरफ दिशा में भी जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी, इसमें भी दो डायरेक्शन है, इसमें भी दो डायरेक्शन है, इसमें दो डायरेक्शन थी ऊपर और इधर की तरफ, तो मैंने दिखा दी। इसमें भी दो डायरेक्शन है, नीचे की तरफ और उधर की तरफ है, दो डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन है, तो एक होगा इसका घटक नीचे की तरफ जिसको हम क्या कहेंगे ऊर्ध्व घटक, ये है ऊर्ध्व घटक। बोलो, ऊर्ध्व घटक को कहा लिखा जाता है डी बी डैश cos थीटा। भाई इसको तोड़ रहे हैं ना डीबी डैश को, cos थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, और ये जो घटक है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक तो उसी की तरफ रहेगा, इसी की तरफ रहेगा, है ना, तो इधर होगा डी बी डैश साइन थीटा। बोलो बोलो। अब जरा एक बात बताओ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि डीबी और डीबी डैश बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि डीबी बराबर डीबी डैश है कि नहीं है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से डीबी और डीबी डैश बराबर है, तो इनके साइन थीटा भी और cos थीटा भी तो बराबर होंगे, तो डीबी साइन थीटा बराबर डीबी डैश साइन थीटा होंगे बराबर कि नहीं? बोलो। तथा इनके cos थीटा भी तो बराबर होंगे, डीबी cos थीटा और बराबर डीबी डैश cos थीटा, ये भी तो बराबर होंगे। जब डीबी डीबी के बराबर होगा, ये डीबी और ये डीबी डैश बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है कि नहीं बताओ? देखो चेक कर लो, इनको मिला के देख लो, है बराबर? जब बराबर होंगे तो इनके साइन थीटा भी तो बराबर होंगे, और साइन थीटा क्या cos थीटा भी बराबर होंगे। तो अब हमको एक बात बताओ, इस चित्र में डीबी cos थीटा और ये डीबी डैश cos थीटा दोनों के मान बराबर है कि नहीं? है बराबर, और दोनों की दिशा विपरीत है। तो जब किसी सदिश के मान बराबर होते हैं, दिशा विपरीत होती है, तो उस बिंदु पर कुल परिणामी जो मान होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए घटक या कह लो ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक कौन से ऊर्ध्व घटक? डीबी cos थीटा तथा डीबी डैश cos थीटा बराबर तथा
विपरीत दिशा में है तो ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त मतलब खत्म हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते का मतलब है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। संतुलित बल पड़े हो ना, अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर इस दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। दोनों सदिश विपरीत दिशा में है, मान बराबर है, परिणामी मान 0 हो जाएगा। यही हाल यहाँ भी है। db cos थीटा db डैश cos थीटा बराबर है, दिशा विपरीत है, जस्ट विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। हमारे पास खाली बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा db sin थीटा, यानी कि क्षैतिज घटक बचेगा, वो भी छोटे से अल्पांश वाला। उसी क्षैतिज घटक का हमको इंटीग्रेट कर देना है, पूरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। समझ में? तब हम क्या लिखेंगे? अतः क्षैतिज घटक बचा ना, अतः क्षैतिज घटक का मान कितना है? क्षैतिज घटक है db sin थीटा प्रभावी रहेगा। प्रभावी मतलब ये बना रहेगा, प्रभावी रहता है। अब ये db जो है, ये पूरे कुंडली के लिए थोड़े मान है, बोलो? पूरे कुंडली के तो मान है नहीं, ये बोलो, है तो छोटे से अल्पांश के लिए। हमको चाहिए क्या? पूरी कुंडली के लिए। तो हम क्या करें फिर? तो हम इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, पूरे के लिए निकल जाएगा, है ना। अतः पूरी कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, बहुत आराम से समझा रहे हैं, समय की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय टाइम का है कितना भी लग जाए, समझ में आना मुद्दा ये है कि समझ में आए अच्छे से, एक एक लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र वो तो D होगा, बोलो, और फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसी का करेंगे क्षैतिज घटक का, सॉरी ये वाला क्षैतिज घटक है ना, इसका करेंगे db sin थीटा, इसी का तो करेंगे। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा एक छोटा बना दे, बहुत बड़ा बना दिया, अब ठीक है। ठीक, अब हमको क्या करना है? db sin थीटा का मान रखना है। कहां से रखना है? db का मान रखना है। ये देखो db लिखा हुआ है, इसका मान रखना है, सिर्फ db का मान रखना है, परेशान नहीं होना। db का मान एक एक लाइन अगर समझ में आ रही तो बिल्कुल शांत बैठोगे, अगली लाइन का इंतजार करोगे, और कोई दिक्कत है तो बेचैन होने लगोगे। आर स्क्वायर, देखो मैंने किसका मान रखा है? सिर्फ db का मान रखा है। देखो db हटाया और db का ये मान मैंने वहां लगाया, और साइन थीटा भी तो है, साइन थीटा यहाँ लिख दो। हमको इंटीग्रेशन करना है पूरे का। अब पूरे का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा जो वेरी करेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट मतलब जिनके मान फिक्स है, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। आई का मान कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। आर का मान कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। साइन थीटा का मान हमको रखना है। साइन थीटा का मान निकाला तो हमने है नहीं कहीं पे, क्योंकि साइन थीटा का मान हमको रखना पड़ेगा ना। जरा एक बात बताओ, साइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे बताओ? चित्र में अगर हम देखें साइन थीटा, इस त्रिभुज में आ जाओ, सब लोग इस त्रिभुज में आ जाओ, आ गए? इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज है नहीं है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं या साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। थीटा के सामने का कोण होता है लंब, तो कैपिटल आर हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, तो स्मॉल आर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जहां साइन थीटा लिखा है वहां को क्या करना है? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर लिख देना है, ठीक। तो चलो करते हैं इसको हम इंटीग्रेट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर चला जाएगा, और क्या जाएगा बाहर? आई भी तो जाएगा, और क्या जाएगा? आर स्क्वायर जाएगा। अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dl साइन थीटा, ये तो बचेगा। हाँ स्क्वायर लगा दिया मैंने लोग, ठीक। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl साइन थीटा का मान रखो, ये वाला कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, अभी तो कांस्टेंट बन गया।
है कांस्टेंट, तो ये भी बाहर कर दो। तो डी बटे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर गुणे कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, अंदर डीएल बच गया, डीएल नहीं है कांस्टेंट, डीएल बहुत सारे डीएल 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 होंगे, सबको जोड़ देना है। तो जब इससे पूरा जुड़ जाएगा तो बन क्या जाएगा, वो फिर परिधि नहीं बन जाएगी। कल मैंने समेशन किया था, यहाँ समेशन नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन समेशन जैसा ही होता है, लेकिन एक क्रम में जब इंटीग्रेट जोड़ता है कोई चीज तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें आर क्यूब हो जाएगा, आई कैपिटल आर बटे आर क्यूब, और गुणे ये डीएल का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे डीएल 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 होंगे ना, क्योंकि ये वृत्त है, तो जब सबको जोड़ोगे तो वो एक वृत्त की परिधि बन जाएगी। अब परिधि का मान होता है 2 पाई आर। अगर त्रिज्या कैपिटल आर हो तो कैपिटल आर, स्मॉल आर हो तो स्मॉल आर, समझ गए। यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, अब क्या करें, अब बी बराबर, अब तो ठीक करके लिख लिया जाए थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर, अच्छा 2 से 2 कट जाए, 2 2 4, और पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर और बटे 2 आर क्यूब हो जाएगा। ओ ए पी दिख रहा है, ओ ए पी। इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, इसमें डालें, हम चाहते हैं कि आर का मान हम यहाँ रख दें, ये वाला आर का मान, क्योंकि जब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये पूछा जाएगा केंद्र से इतनी दूरी पर, यानी एक्स के रूप में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आई बात। और यहाँ एक्स वक्स है नहीं, तो तुम मान कैसे रखोगे, आर हटाना पड़ेगा, आर को हटाओ, एक्स के रूप में लेके आओ। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर एक्स का मान, आर का मान कितना आएगा बताओ। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आर एक्स, आर का मान कितना आएगा बताओ, आर बराबर कितना आएगा, देखो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये तो होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर ये वाला हटाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो जहां पर स्मॉल आर लिखा है वहां पर हम ये मान रख सकते हैं, तो रखो मान, यहाँ पे मान रखो, b बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2, क्या है मान, ब्रैकेट करके लिख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की पावर 3। इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर R2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और फिर पावर 3 भी तो गुणे में हो जाएगी वो, तो 3/2 ये हो जाएगा मान। इस तरीके का मान निकाले वहां शुरुआत में, ये हो इस तरीके से, इसकी पावर 1/2 होगी और 1/2 पावर, और ये पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी, 3/2 यहाँ लिखा होगा। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान, कहां पर, अक्ष पर, एक्स दूरी पर। अब देखो एक्स का मान भी है और आर का मान, तो जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वृत्त दिया जाएगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या दी जाएगी, देखो त्रिज्या है कि नहीं, और फिर एक्स कहेगा कि अक्ष केंद्र से इतनी दूरी पर, यानी एक्स का मान दिया होगा, देखो दिया है नहीं दिया है, ये तो हट गया ना आर का मान, और सारे मान इसमें रख दोगे तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लोगे। है मात्रक क्या होता है बताओ, है चलो मात्रक यहाँ ले जाए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। ठीक, अब अगर ऐसी कुंडली हो जैसे बहुत सारे चेहरे हो, सबको पता है क्या करना चाहिए, एन से गुणा कर देना चाहिए, है ना। तो वो फार्मूला हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो फार्मूला कौन सा होगा, यही फार्मूला होगा, b इक्वल टू, यहाँ n से गुणा कर दो, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होगा मान अक्ष पर। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, और आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं। कल हमने तुम लोगों को केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के बताया था, जरा देख के बताओ उसका मान कितना होता है। b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। चलो अगर हम उसकी त्रिज्या कैपिटल आर कर ले तो यहाँ पे 2r ऐसे हो जाएगा, 2r यहाँ बटे में हो जाएगा, ऐसे तो होता, यही फार्मूला था कि नहीं,
ध्यान से देखो तुम लोग बोर्ड पे, ये तो है फार्मूला। जरा बोर्ड पे देखो, हम उसका क्रॉस चेक करने जा रहे हैं फार्मूले को। अगर हम इस अक्ष पर रखे बिंदु को इसके करीब लाते चले जाए तो एक्स का मान घटने लगेगा। इसके करीब लाते चले जाए तो एक्स का मान घटेगा कि नहीं घटेगा? एक्स का मान घटेगा ना। अक्ष से, केंद्र से अक्ष की दूरी, उस बिंदु की दूरी घटते 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 जब हम केंद्र पे पहुंचेंगे तो एक्स का मान 0। जब हम केंद्र पे पहुंच गए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होने के लिए एक्स का मान 0 होना पड़ेगा। तो जब हम एक्स का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, जब हम यहाँ पे एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा। तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? आर की पावर 2 है ना, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे आर की पावर 3 बचेगा और नीचे आर की पावर 3 और ऊपर एक आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो ये कट के यहाँ खाली आर बचेगा। देखो खाली आर बचेगा ना, और देखो आर है और ये 2 बच जाएगा और ऊपर म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई है। नहीं समझ में आया? ये 0 हो जाएगा, ये आर आर स्क्वायर आर में कन्वर्ट होगा, ये आर हट जाएगा, ये 2 रहेगा तो वो बन जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर नहीं आया तो बताओ, फिर से बता दें, बता दें। एक्स का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। वहां पे केंद्र पर पहुंचाने पर तो बी बराबर क्या होगा? बी ये वाला फार्मूला लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2। ये 0 हो गया तो आर की पावर कितनी हो गई? 2 कट जाएगा, ये 3। अब ये स्क्वायर और आर कट जाएगा तो बी बराबर कितना आया? म्यू नॉट आई बटे 2r। ये तो केंद्र पर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसी फार्मूले से तो ये निकला, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। आई बात समझ में? जब एक्स का मान 0 करोगे तो केंद्र वाला फार्मूला अपने आप प्रभावी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये डेरिवेशन तुमको समझ में आया होगा सबको।